इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है माइक्रो आरएनए के बारे में वो ये है कि माइक्रो आरएनए जो है ये वाहिद आरएनए हैं जो आपके पास प्रोटीन्स आगे प्रोटीन्स में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। इसलिए इनको आप कहते हो इनकी ट्रांसक्रिप्शन ये हो जाती है, ठीक है। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की वजह से माइक्रो आरएनए बनते हैं, मगर वो माइक्रो आरएनए आगे ट्रांसलेट नहीं होते प्रोटीन में, और वो ट्रांसलेट नहीं होते प्रोटीन में, इसलिए उनको आप नॉन कोडिंग आरएनए कहते हो, ठीक है। और इधर जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है बस यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास पैराग्राफ है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को पूरा रट्टा मारने के बजाय आप अगर ये जो फिगर 3-10 पे जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है ना ये भी आप पढ़ लो तो काफ़ी है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, पहले आपके पास होता है प्राइमरी माइक्रो आरएनए, ठीक है। वो माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स जो होता है न्यूक्लियस में उसके अंदर से जाता है और वो प्री माइक्रो आरएनए बना देता है। जैसे प्री माइक्रो आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म में वो डाइसर एंजाइम्स के अंदर से जाता है, और डाइसर एंजाइम के अंदर से वो जाता है तो वो आपके पास क्या चीज़ बना देता है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो आगे से और माइक्रो आरएनए बनाना शुरू हो जाता है। पहले प्राइमरी माइक्रो आरएनए है वो प्री माइक्रो आरएनए में बनेगा न्यूक्लियस के अंदर थ्रू माइक्रो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब वो प्री माइक्रो आरएनए बन जाएगा वो फिर आपके पास साइटोप्लाज्म में आएगा, डाइसर एंजाइम के थ्रू जाएगा, और डाइसर एंजाइम के थ्रू पास करने के बाद वो क्या बनाएगा, वो बनेगा आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है कि वो आगे से माइक्रो आरएनए बने। बस इधर ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये पता हो ये काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द राइबोसोम, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। इधर आपके पास क्या लिखा हुआ है, पोली राइबोसोम्स क्या होते हैं, व्हेन मेनी राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए दिस इज कॉल्ड पोली राइबोसोम। बस इधर आपके पास डेफिनेशन पता होना चाहिए पोली राइबोसोम्स की। और आगे जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पे जो केमिकल स्टेप्स इन प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। वेरी इजी, आप एक दफ़ा रीड कर लोगे यहाँ से काफ़ी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन सक्सेसिव अमीनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होती हैं अमीनो एसिड्स के बीच में जो बनती हैं वो किस एंजाइम की वजह से बनती है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की वजह से। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इस एंजाइम का नाम, ठीक है। और दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेकिंग अ टोटल ऑफ 4 हाई एनर्जी बॉन्ड्स यूज फॉर ईच अमीनो एसिड एडेड टू द प्रोटीन चेन। हर एक अमीनो एसिड जो प्रोटीन चेन में ऐड हुआ होता है, ठीक है, उसके लिए आपके पास कितनी हाई एनर्जी बॉन्ड्स चाहिए होती हैं, 4 हाई एनर्जी बॉन्ड्स। 4 हाई एनर्जी बॉन्ड्स आप दोगे तब आपके पास एक अमीनो एसिड जाके चेन में लगेगा, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें जो इधर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद पेप्टाइड लिंकेज, इसकी आपको डायग्राम आनी चाहिए, हमारे पास एससीक्यू में आ गया था बनाने के लिए कि पेप्टाइड लिंकेज कैसे होती है। और ये आपके पास ये जो आपके पास बनी हुई है जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपके पास पेप्टाइड लिंकेज है और आपको पता होना चाहिए इसका, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ अदर सब्सटेंसेस इन द सेल नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक हो गया। इसको आपने पढ़ना भी है तो पढ़ लो बेशक। कंट्रोल ऑफ जीन फंक्शन एंड बायोकेमिकल एक्टिविटी इन द सेल, इधर आपके पास जो दो चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। देयर आर बेसिकली 2 मेथड्स बाय विच द बायोकेमिकल एक्टिविटी इन द सेल आर कंट्रोल्ड, जेनेटिक रेगुलेशन और एंजाइम रेगुलेशन। कौन सी दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके पास केमिकल एक्टिविटी सेल में कंट्रोल होती है, एक आपके पास जेनेटिक रेगुलेशन है, एक एंजाइम रेगुलेशन है। इन दो रेगुलेशन का नाम आपको पता होना चाहिए। आगे आपके पास जेनेटिक रेगुलेशन दी हुई है, ठीक है। जेनेटिक रेगुलेशन की आपके पास डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। जो जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन होती है, ठीक है, वो प्रोसेस जिसकी वजह से डीएनए जो होता है वो आपके पास प्रोटीन्स बनाता है, उसकी जो रेगुलेशन होती है उसको जेनेटिक रेगुलेशन कहते हो, ठीक हो गया। है सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको रीड कर लेना है आपने एक दफ़ा, ठीक हो गया, और समझ लेना है। द प्रोमोटर कंट्रोल्स द जीन एक्सप्रेशन, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको थोड़ी बहुत इसका पता होना चाहिए। ये वो प्रोमोटर कंट्रोल्स जीन एक्सप्रेशन, ये वो टॉपिक है जहाँ से आपके पास एससीक्यू नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, वाइवा में ऐसे सवाल नहीं पूछते। बस इसको आपने एक दफ़ा गौर से पढ़ लेना है, इस पर आपने टेंशन नहीं लेनी। 2-4 एमसीक्यू हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपके पास क्या है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है, ठीक है, और कुछ और अदर प्रोटीन होती है, उनको आप कलेक्टिवली क्या कहते हो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D कॉम्प्लेक्स, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा क्या है, द पोलीमरेज आरएनए पोलीमरेज मस्ट बाइंड विद द बेसल प्रोमोटर बिफोर इट कैन बिगिन ट्रेवलिंग अलोंग द डीएनए स्ट्रैंड टू सिंथेसाइज आरएनए।
सबसे बेसिक आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपके पास प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है आपका सेल, ठीक है। और उसके बाद आके आरएनए पॉलीमरेज उधर लगता है और फिर आपके पास जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होता है। एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है, आपके पास इन्हेंसर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स होते हैं। यहाँ पे आपने देख लेना है, इन्हेंसर्स वो होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इन्हेंस करते हैं, ठीक हो गया। आपने इस टॉपिक को यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना है कोर्स से, और आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इससे एससीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाता है एंजाइम इनहिबिशन क्या होती है, एंजाइम एक्टिवेशन क्या होती है, इसमें आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। एंजाइम डीएनए जेनेटिक सिस्टम कंट्रोल सेल रिप्रोडक्शन, नॉट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता। ये आपके पास वो चीज़ें जो आपने पढ़ चुके हो, बहुत दफ़ा पढ़ चुके हो, माइटोसिस म्यूसिस वगैरह, इसको आप एक दफ़ा रीड भी कर लो तो काफ़ी है, ठीक है। इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। एमसीक्यूज़ हो सकता है 2-4 एमसीक्यूज़ आए, मगर एससीक्यूज़ इसमें से ऐसे नहीं आते, ठीक है। बहुत कम होता है अगर इसमें से एससीक्यूज़ आ जाए। ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है अच्छे से, ये वही चीज़ें जो आप कर चुके हो, और अगर ये आता भी है तो आपको पहले से आना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं, कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इस लेवल पे अभी आपसे कोई इतनी डिटेल में पूछता नहीं है, मगर आपको आना चाहिए। अच्छा, कंट्रोल ऑफ सेल ग्रोथ एंड सेल रिप्रोडक्शन, इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कैंसर कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इन कैंसर सेल टेलोमेरेज एक्टिविटी इज abnormally activated so the telomere length is maintained making it possible for the cell to replicate over and over uncontrollably। इस पूरी जगह पे जो आपके पास लिखा हुआ है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो आपके पास ये है कि आपके पास टेलोमेयर जो होते हैं ना सेल के, वो हर रेप्लिकेशन के बाद छोटे होते रहते हैं, ठीक है। और एक टाइम आता है कि टेलोमेयर इतने छोटे हो जाते हैं कि उसके बाद सेल और रेप्लिकेट नहीं कर सकता और सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। मगर कैंसर में ये क्या होता है कि टेलोमेरेज जो एंजाइम होता है, जो टेलोमेयर की लेंथ को मेंटेन करता है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है, वो टेलोमेरेज एंजाइम जो होता है उसकी एक्टिवेशन हो जाती है एबनॉर्मल, ठीक है। और वो जो होता है हर रेप्लिकेशन के बाद जो टेलोमेयर्स होता है उसकी साइज को डिक्रीज नहीं होने देता है, उसका साइज वैसा ही रहता है। तो जो सेल है, जब तक उसका टेलोमेयर का साइज नहीं डिक्रीज होता तो उस सेल की कभी डेथ नहीं हो सकती। तो आपका वो सेल रेप्लिकेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और इस तरह वो एक कैंसर सेल बना देता है, ठीक है। टेलोमेयर्स डिग्रेड आफ्टर एवरी सेल डिवीजन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस। एंजाइम टेलोमेयर्स ऐड बेसिस टू द टेलोमेयर कीपिंग देम हेल्दी। मगर अगर टेलोमेरेज एंजाइम की एक्टिवेशन जो है एबनॉर्मल हो जाएगी और आपके पास वो कैंसर सेल में आपके सेल को कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे आपके पास बस ये जो पैराग्राफ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अपने गौर से यहाँ से पढ़ लेना है। टेलोमेयर्स प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सही हो गया। उसके बाद आपके पास क्या होता है, सेल डिफ्रेंसिएशन, ऐसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें से, बस एक दफ़ा रीड करना है। एपोप्टोसिस डेफिनेशन आनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है इधर। कैंसर बस एक दफ़ा रीड करना है, कुछ भी नहीं है इधर, ऐसा कुछ भी नहीं आता। बस जो इन्वेजिव करेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल है ये आपको पता होने चाहिए। जो इधर आपके पास 3 करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं इन्वेजिव कैंसर सेल्स की, ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है। बस ये आपके पास चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता चुकी हूँ। जो बेसिक आपके पास चीज़ें हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आपको जीन एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फ़र्क पता होना चाहिए, जेनेटिक कोड का पता होना चाहिए, कोडॉन का पता होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का पता होना चाहिए, टाइप्स और फंक्शन ऑफ आरएनए पता होना चाहिए, जेनेटिक रेगुलेशन का आपके पास पता होना चाहिए, ठीक है। बस ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपने इस चैप्टर में से कोई ज़्यादा डिटेल नहीं करनी।